नमस्कार। मध्य प्रदेश की नदियों के इस खास एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे रोमांचक सफर पर चलने वाले हैं जहां सदियों पुरानी पौराणिक कथाओं का मिलन ठोस भौगोलिक तथ्यों से होता है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की उन जीवन रेखाओं की, उन विशाल नदियों की जिन्होंने इस पूरी भूमि के इतिहास और भूगोल को गढ़ा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प विषय में डुबकी लगाते हैं। अब सबसे पहले एक बहुत ही मशहूर उपनाम से शुरुआत करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। आम बोलचाल से लेकर भूगोल की किताबों तक ये नाम बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरे के पूरे राज्य को नदियों का मायका क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक कारण छिपा है। आइए समझते हैं। दरअसल पूरे भारत में सबसे ज्यादा यानी 207 से भी अधिक नदियों का उद्गम अकेले मध्य प्रदेश के पर्वतों और पठारों से होता है। बिल्कुल एक बेटी भी तरह ये नदियां यहां जन्म तो लेती हैं, लेकिन अपना सफर किसी अन्य राज्य, किसी दूसरी बड़ी नदी या फिर सीधे समुद्र में मिलकर पूरा करती हैं, मानो वो अपने ससुराल जा रही हों। उनका ये लंबा सफर और अपनी जन्मभूमि से ये गहरा नाता ही इस राज्य को मायका कहलाने का गौरव देता है। और ये जल निकासी तंत्र या कहें ड्रेनेज सिस्टम कोई छोटा मोटा नहीं है। मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 6 बड़े अपवाह तंत्र फैले हुए हैं। भूभाग की जो प्राकृतिक ढलान है ना, वो इस सारे पानी को 2 मुख्य दिशाओं में बांट देती है। कुछ नदियां पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में जा मिलती हैं, जैसे अपनी नर्मदा, ताप्ती और माही, जबकि कुछ नदियां पूर्व की ओर मुड़कर बंगाल की खाड़ी का रुख करती हैं, जैसे वो नदियां जो गंगा, यमुना या गोदावरी तंत्र का हिस्सा बन जाती हैं। अब इन सब में सबसे खास और सबसे बड़ी नदी की बात करते हैं। चलते हैं अमरकंटक की ओर। ये मध्य प्रदेश के दिल की धड़कन यानी नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। प्राचीन ग्रंथों को उठाकर देखें तो इसे मेकल सुता यानी मेकल पर्वत की पुत्री और रेवा जैसे कई पवित्र नामों से जाना जाता है। इस जगह का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसका प्राकृतिक सौंदर्य भी बिल्कुल अनूठा है। अच्छा, नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, इसके साथ एक बहुत ही नाटकीय कहानी भी जुड़ी है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा मेकल ने नर्मदा के स्वयंवर के लिए एक बहुत कठिन शर्त रखी थी कि जो भी दुर्लभ गुलबकावली का फूल लेकर आएगा उसी से नर्मदा का विवाह होगा। ये शर्त सोनभद्र ने जीत ली। नर्मदा ने अपनी खास दासी जोहिला के हाथों सोनभद्र के लिए एक संदेश भेजा, लेकिन यहां कहानी पलट गई। जोहिला ने रूप बदलकर खुद सोनभद्र से विवाह कर लिया, और इस एक धोखे का जो परिणाम हुआ ना, वो बहुत ही भयानक था। और कमाल की बात यह है कि यह पौराणिक ड्रामा आज भी हमें भूगोल में नजर आता है। मैप पर चेलहरी नाम की जगह को देखिए। यही वो असल स्थान है जहां जोहिला नदी और सोन नदी का संगम होता है। मान्यताओं के अनुसार इसी धोखे का पता चलने के बाद आहत और बेहद क्रोधित होकर नर्मदा ने अपना रास्ता हमेशा के लिए बदल लिया और उल्टी दिशा में बहने लगी। तो यहाँ हमारे सामने 2 बिल्कुल अलग नजरिया हैं। नर्मदा भारत की सामान्य ढलान के विपरीत पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों बहती है? एक तरफ तो हमारी पौराणिक कथाएं कहती हैं कि जोहिला के धोखे से क्रोधित होकर नर्मदा ने आजीवन चिरकुमारी रहने का प्रण लिया और गुस्से में उल्टी दिशा में बह निकली। लेकिन दूसरी तरफ जब हम इसे विज्ञान और भूगोल के चश्मे से देखते हैं तो कहानी कुछ और ही है। विज्ञान कहता है कि इसके पीछे का असली कारण एक गहरी रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी है। नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच मौजूद एक विशाल और गहरी वी आकार की भ्रंश घाटी में बहती है। आप इसे एक बहुत बड़े प्राकृतिक नाले की तरह समझ सकते हैं, जो नदी के पानी को भारत की सामान्य ढलान के विपरीत जबरदस्ती पश्चिम की तरफ ले जाने का काम करता है। और इस नदी के आकार का अंदाजा जरा इन नंबरों से लगाइए। कुल 1312 किलोमीटर की लंबी यात्रा, और इसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी 1077 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। ये 17 अलग अलग जिलों से होकर गुजरती है, महाराष्ट्र और गुजरात के साथ बॉर्डर बनाती है, और इसका अपवाह क्षेत्र इतना विशाल है कि इसे सही मायनों में मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अपवाह तंत्र की बनावट भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर आप इसे ऊपर से देखें तो ये किसी पेड़ की शाखाओं जैसा दिखता है, जिसे भूगोल की भाषा में डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न यानी डेंड्राइटिक ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। नर्मदा की कुल 41 सहायक नदियां हैं, और इसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक आश्चर्य ये है कि ये नदियां मुख्य धारा से लगभग 90 डिग्री के समकोण पर आकर मिलती हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट राइट एंगल पर। नर्मदा के बाद अब हमारी कहानी के एक और अहम किरदार से मिलते हैं, ताप्ती नदी। बैतूल के मुल्ताई से निकलने वाली इस नदी को सूर्यपुत्री और शनि की बहन भी कहा जाता है।
और मजेदार बात यह है कि ताप्ती भी बिल्कुल नर्मदा की तरह ही भ्रंश घाटी में बहती है, एकदम उसके समानांतर, कदम से कदम मिलाकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए ये भी अपना सफर अरब सागर में पूरा करती है। अब जरा इस नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। सुनने में तो बस एक मामूली सी संख्या है, लेकिन भूगोल की दुनिया में ये एक बहुत ही दुर्लभ और असाधारण चमत्कार की ओर इशारा करती है। एक ऐसा अजूबा जो शायद ही आपको कहीं और देखने को मिले। और वो चमत्कार जुड़ा है माही नदी के साथ। धार जिले से निकलने वाली माही दुनिया की इकलौती ऐसी नदी है जो कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक बार नहीं बल्कि 2 बार काटती है। एक बार जब ये उत्तर की ओर जाती है और दूसरी बार जब ये राजस्थान से लौटकर खंभात की खाड़ी की तरफ मुड़ती है ना कमाल की बात। अब एक और बहुत दिलचस्प भौगोलिक प्रक्रिया को समझते हैं। ये जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं ना, ये समुद्र में मिलने से पहले कोई डेल्टा नहीं बनाती। ये बनाती हैं एस्चुरी, जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक नदी बिना अपनी शाखाओं में बिखरे पूरे फोर्स के साथ अपना मीठा पानी सीधे 90 डिग्री के कोण पर समुद्र के खारे पानी में गिराती है। इसी तेज प्रवाह वाले मुहाने को एस्चुरी कहा जाता है। ये नज़ारा वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। 1312 किलोमीटर का लंबा और थका देने वाला सफर तय करने के बाद नर्मदा नदी गुजरात के भरूच के पास खंभात की खाड़ी में इसी तरह एक विशाल एस्चुरी का निर्माण करती है, एकदम सीधे अरब सागर में गोता लगाती है। मीठे और खारे पानी का ये मिलन प्रकृति की सबसे शक्तिशाली घटनाओं में से एक है। तो अगर हम अब तक की चर्चा को समेटें तो इन 4 महानदियों का पूरा चित्र एकदम साफ हो जाता है। नर्मदा और ताप्ती दोनों ही भ्रंश घाटी में बहते हुए पश्चिम में अरब सागर में जाती हैं। सोन नदी दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर बहकर गंगा में विलीन हो जाती है और माही कर्क रेखा को 2 बार पार करते हुए अरब सागर पहुंचती है। इन नदियों का ये अनोखा पैटर्न ही मध्य प्रदेश के भूगोल की असली जान है। लेकिन ये नदियां सिर्फ पानी के बहते हुए स्रोत भर नहीं हैं। ये सच में मध्य प्रदेश और पूरे भारत की जीवन रेखाएं हैं और इसीलिए इनके संरक्षण का प्रयास भी हमेशा से बहुत मुखर रहा है। चाहे वो मेधा पाटकर जी द्वारा चलाया गया ऐतिहासिक नर्मदा बचाओ आंदोलन हो या फिर हाल ही का नमामि देवी नर्मदे अभियान, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि प्रकृति की इस अमूल्य धरोहर को सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम नर्मदा पुत्र के नाम से मशहूर प्रख्यात साहित्यकार अमृतलाल वेगड़ जी के इन बेहद भावपूर्ण शब्दों के साथ खत्म करेंगे। नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो। इन नदियों के इतने गहरे भौगोलिक और पौराणिक महत्व को समझने के बाद एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या विकास की इस अंधाधुंध दौड़ में हम अपनी इन जीवन रेखाओं की सुंदरता को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचा पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।